समझ में आया आपको? अब बोलिए एक बार। जनरल प्रॉपर्टी नहीं समझ में आया, कहाँ पे है वो एग्जैक्टली? मुझे एसेंशियल्स में, ठीक है, ठीक ठीक। किसी को पॉइंट ये समझ में आया था कि क्या है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी? जनरल प्रॉपर्टी क्या है? मैंने बताया था, शायद उसने ठीक से नहीं सुना होगा। एक होता है जनरल प्रॉपर्टी और एक होता है स्पेशल प्रॉपर्टी, ठीक है ना? स्पेसिफिक पर्पस से दिया है किसी को, होल्ड करने के लिए, बेल किया है किसी को, प्लेज किया है किसी को, तो वो स्पेशल प्रॉपर्टी है। जैसे ही आपका प्रोमिसेस या फिर आपका अमाउंट आप रिटर्न कर देते हैं या प्रोमिसेस परफॉर्म कर देते हैं तो वो आपको रिटर्न मिल जाता है। तो स्पेसिफिक पर्पस से दिया हुआ ओनरशिप जो टेम्पररी है, ठीक है ना, जो लाइफ लॉन्ग नहीं है, टेम्पररी, आपने कुछ समय के लिए उसको रखने के लिए दिया है, कस्टडी के लिए दिया हो, यूज करने के लिए दिया हो, या फिर उसके अगेंस्ट आपने कुछ लिया हो, ठीक है ना, किसी भी पर्पस से दिया हो, वो होता है स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है ना। जनरल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यानी ये आपका ही हो गया, मतलब ये टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंटली दिस थिंग बिलोंग्स टू यू, है ना। आपने पैसा दे दिया और मैंने आपको पेन दे दिया, मोबाइल दे दिया, जो भी दे दिया, फोल्डर दे दिया, फाइल दे दिया, तो दैट बिलोंग्स टू यू। तो ये आपके पास जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया, यानी कि आपके पास उस पर पूरा ओनरशिप है, कोई स्पेसिफिक पर्पस से वो आपको नहीं दिया गया है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ खुशी? और सबका क्लियर हुआ? जनरल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर क्या होता है? स्पेसिफिक पर्पस होता है, बेलमेंट कह सकते हैं, प्लेज कह सकते हैं, हायर कह सकते हैं। जब हम किसी चीज को हायर करते हैं तो दोज आर फॉर टेम्पररी पर्पस, उस पर आपका मालिकाना अधिकार नहीं होता है, ठीक है। इससे आगे, हाँ यस, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब क्या होगा बताओ? ठीक है, गुड, क्वेश्चंस पूछिए। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, टाइप्स ऑफ डिलीवरी में हमने 3 तरह का डिलीवरी बताया था, ठीक है, वेरी गुड। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एंड सिंबॉलिक डिलीवरी में थोड़ा सा अंतर है। सिंबॉलिक डिलीवरी में हम सामान नहीं डिलीवर करते हैं, लेकिन सामान का कोई पार्ट डिलीवर करते हैं, जो कि सिंबॉलिकली, सांकेतिक रूप से आपको इंडिकेट करता है कि ये सामान आपको दे दिया गया। अब आप जब भी कंफर्टेबल हो आप इस सामान को ले जा सकते हैं, क्योंकि सेल्स ऑफ गुड में पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। तो सिंबॉलिक डिलीवरी भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में आएगा। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी पूछा संजय ने, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब जो जिसको डिलीवर करना है उसने अपने तरीके से, अपने तरफ से पूरा इंटेंशनली अटेम्प्ट किया आपको सामान डिलीवर करने का, मालिक को डिलीवर नहीं हुआ, ठीक है ना, पेमेंट किया है सुयश ने, ठीक है ना, लेकिन हम अभी डिलीवर कर रहे हैं सागर को, राइट? सागर नहीं, क्या नाम है, ठीक है, तो हम किसी और को डिलीवर कर रहे हैं, राइट? तो क्या हो गया, उसके बदले में, उसके बिहाफ में किसी और ने लिया, ट्रू ओनर नहीं है वो, लेकिन उसके बिहाफ में ऑथराइज है, एजेंट ने रिसीव किया किसी चीज को, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ठीक है ना, हमने डिलीवर कर दिया आपके द्वारा ऑथराइज आदमी को, आपको वो नहीं गया, लेकिन आपने जिसको ऑथराइज किया उसके पास, उसके कस्टडी में सामान चला गया, राइट? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ठीक है। एक नहीं है, कॉन्टिंजेंट गुड्स एंड फ्यूचर गुड्स में थोड़ा सा अंतर है। देखो टाइप्स ऑफ गुड्स में क्या क्या था पहले ये बताओ। हाँ, इसमें मैंने बताया था आपको फ्यूचर गुड्स एंड एग्जिस्टिंग गुड्स, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग गुड्स के टाइप में मैंने आपको क्या बताया था, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन्ड एंड अनअसर्टेन्ड, एंड फ्यूचर गुड्स का टाइप है कॉन्टिंजेंट गुड्स। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्यूचर गुड्स है, ये भी फ्यूचर गुड्स ही है, राइट? लेकिन देखो सिंपल अगर फ्यूचर गुड्स है तो क्या किया आपने कि आपको कस्टमाइज्ड कोई पेंटिंग चाहिए या कस्टमाइज्ड कोई ग्रिल चाहिए, दरवाजा चाहिए, जो आपको अपने हिसाब से चाहिए। नहीं होता है कि हमको ये कढ़ाई किया हुआ यहाँ पे पूरा यहाँ पे स्कल्पचर बना हो, कुछ हो, ठीक है ना, तो वो तो ऑलरेडी नहीं बना रहेगा ना। इफ यू हैव सर्टेन स्पेसिफिकेशन तो वो तो आपके ऑर्डर पे बनाया जाएगा। तो फ्यूचर गुड सिंपल हो गया कि आपने ऑर्डर दिया और हम आपको 10 दिन के बाद वो डिलीवरी कर देंगे एज पर योर ऑर्डर, ठीक है ना, एज पर योर रिक्वायरमेंट, तो वो फ्यूचर गुड्स हो गया। कॉन्टिंजेंट गुड्स टाइप ऑफ फ्यूचर गुड्स ही है, लेकिन उसमें एक और क्लॉज है कि कोई एक चीज कोई फ्यूचर इवेंट के
कंप्लीट होने पर हम वो आपको डिलीवर कर पाएंगे। जैसे कि सिंपल है, एग्जांपल है कि अभी वो मेरे पास नहीं है, आप बोलोगे तो हम मंगा लेंगे, ठीक है, हमारे यहाँ ऑलरेडी वो शिपमेंट में है, आ जाएगा तो हम आपको दे देंगे, लेकिन वो आएगा तब हम आपको देंगे, राइट। अगर वो ना आ पाया तो वो हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे। फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने अपने कमिटमेंट को फुलफिल नहीं किया, राइट, क्योंकि वो मुझे मिला नहीं। तो जब फ्यूचर के किसी इवेंट पर, जैसे कि शिप के पहुंचने पर, हमारे गोडाउन में आने पर हम आपको डिलीवर करेंगे, और वो नहीं हुआ तो आई कैन नॉट डिलीवर यू, राइट। मैंने आपको, आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा होगा, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्पल में आपको बताया गया होगा कि सपोज करो मैं बोलती हूँ कि ये लैपटॉप मैं तुम्हें दे दूंगी, जब मैं नया एप्पल का लैपटॉप ले लूंगी तो मैं ये पुराना लैपटॉप तुम्हें यूज करने के लिए दे दूंगी, राइट। तो जब तक मैं नया नहीं लूंगी तब तक मैं नहीं दूंगी, दैट बिकम्स कॉन्टिजेंट गुड्स, दूंगी तो फ्यूचर में ही, ठीक है ना। लेकिन कब, जब मैं वो नया ले लूंगी। हाँ, इंटेंशन होना चाहिए कि आप लेंगे, अगर कोई इंटेंशन ही नहीं है नया बाय करने का और तब भी प्रॉमिस कर दिए तो फिर वो कॉन्टिजेंट भी नहीं हुआ, वो तो फिर धोखाधड़ी हो गया, राइट, आप मुझे बहला रहे हैं, है ना। अभी क्लियर हुआ सारे पॉइंट्स? क्लियर हुआ? कुछ पूछना है? अब मुझे ये बताओ कि हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ पे खत्म हुए थे, मुझे कुछ याद नहीं। हायर परचेज हो गया था, खत्म हो गया था, ठीक, एक मिनट वहां पे जाओ। हायर परचेज समझ में आया ना, वो सेल से, नॉर्मल सेल से कैसे अलग है, ठीक है। मुझे कंडीशंस एंड वारंटीज बताना है आप लोगों को। अच्छा, कंडीशंस एंड वारंटीज बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ कुछ, समझ लीजिए। हम किसी भी दुकान में जाते हैं, तुम चले जाओ क्रोम में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप में या कोई भी कपड़ों के दुकान में, कहीं भी दुकान, तो जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सेल्समैन होते हैं, वो आपको अपने चीजों का खासियत बताते रहते हैं, इसमें ये गुण है, ये गुण है, ऐसे है वैसे है, व्हाटएवर जो भी उनको चाहिए। जब तक आपने लेने का मन नहीं बनाया तब तक चाहे वो जो भी बोले उसको आजादी है, आप ये नहीं बोलोगे कि ये फ्रॉड कर रहा है या मिसरिप्रेजेंट कर रहा है, आप ये चीज नहीं बोल सकते, ठीक है ना। वो बोल रहा है, उसका चीज है, वो अपनी चीजों को अच्छा बता रहा है, ठीक है। तो जब तक कोई भी जो बायर होता है वो अपना माइंड नहीं तैयार करता है वैसे रिप्रेजेंटेशन से जो एक सेल्समैन अपने प्रोडक्ट के बारे में दे रहा, तो दैट वाज सिंपली ट्रीटेड एज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। उसको हम सिंपली स्टिपुलेशंस भी, उसको सिंपली हम रिप्रेजेंटेशन बाय द सेल्समैन बोल सकते हैं, ठीक है ना। और उस पे आप उसको कोई ना भी वो बड़ा बड़ा फेंके, ठीक है ना, नंबर 1 प्रोडक्ट है मेरा, हो सकता है वो नंबर 1 प्रोडक्ट नहीं हो, पर वो बोल रहा है नंबर 1 प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी मर्जी, वो बोले, राइट। लेकिन जिस समय आपके, आप यानी कि कस्टमर उसके इन सब बातों में आ करके माइंड बनाएंगे कि मुझे ये चीजें लेनी है, ठीक है ना, उसके बाद वो जितने भी क्वालिटीज बता रहा है, यू मतलब यू हैव सेट अप योर माइंड कि नाउ आई हैव टू बाय दिस, इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटीज है, मुझे पता चला है, तो वो रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाता है, स्टिपुलेशन। समझ में आ रहा है? सिंपली आपको नहीं लेना है और हम आपको बोल रहे हैं कि ये कपड़ा ये है, एकदम अंगूठी से निकल जाएगा, इधर से उधर पश्मीना ओरिजिनल 100% वगैरह वगैरह सब कुछ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट, ठीक है ना। वो अपने सामान का रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सामने, आप उसको कोई क्लेम नहीं कर सकते इस बेसिस पर कि इसने झूठ कहा। लेकिन द मोमेंट यू कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दोज रिप्रेजेंटेशंस, दैट बिकम, दोज रिप्रेजेंटेशन बिकम स्टिपुलेशंस, ठीक है ना। ये स्टिपुलेशंस हो जाएगा, क्योंकि आपका जो निर्णय है, आपका जो डिसीजन ऑफ परचेजिंग दैट गुड्स है, दैट डिपेंड्स अपॉन दोज स्टिपुलेशंस व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेल्समैन और सेल्स पर्सन, राइट। क्लियर हुआ? तो वो उसके बाद स्टिपुलेशन हो जाता है। इस स्टिपुलेशन को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक को हम बोलते हैं कंडीशंस और एक को हम बोलते हैं वारंटीज, ठीक है। अब कंडीशंस क्या है? कंडीशंस नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी, अब स्टिपुलेशंस का दो पार्ट समझ में आ गया, कंडीशंस एंड वारंटीज। यही स्टिपुलेशंस वैसे ही बोला जा रहा है, यू डोंट हैव टू बाय रिप्रेजेंटेशन, लेकिन स्टिपुलेशन का इंपॉर्टेंस हो जाता है, रिप्रेजेंटेशन का कोई लीगल इंपॉर्टेंस नहीं होता है। अब ये जो आपका कंडीशंस एंड वारंटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कंडीशंस क्या है? कंडीशंस और वारंटीज दोनों एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड हो सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है? तो ये एक फीचर है, किसी भी गुड का इंपॉर्टेंट फीचर होता है। अब जैसे कंडीशंस है, कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं?
सी कंडीशन इज स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस। ये एसी लेकर के आए, इसका एक कंडीशन है। मेन पर्पस क्या है एसी लेने का? कि कूल करेगा, ठीक है ना, रूम को ठंडा करेगा। हम लेके आ गए लेकिन ठंड नहीं हो रही है, ठीक है ना, रूम में कोई ठंडा नहीं, तो इसका जो एसेंशियल फीचर है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या हो गया, आप सामान वापस कर सकते हैं और आप पूरा का पूरा जो पैसा रिटर्न ले सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट रिवोक कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं होते हैं तो, राइट। वारंटीज का केस क्या है कि हमने कहा कि ले जाइए और ये 5 साल तक अच्छा चलेगा, 2.5 साल में खराब हो गया, अब आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो पार्ट अंडर वारंटी है वो उसको रिप्लेस कर देगा, तो उसका एसेंशियल फीचर वो ठंडा कर रहा है, लेकिन हाँ जितना लंबा चलना था उतना नहीं चला, तो ओनली दोज पार्ट, यानी आप डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं, आप पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं कर सकते। थोड़ा सा समझ में आया अभी जितना हमने समझाया उतना? तो कंडीशन क्या होता है, कंडीशन बहुत एसेंशियल फीचर है, वो उस चीज के लिए ही लिया जाता है, उसी पर्पस से लिया जाता है, और वो पर्पस ही नहीं सॉल्व होगा तो आप पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दीजिए। दोज आर नोन एज कंडीशंस। वारंटीज होता तो इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन उसमें आप डैमेजेज ही क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वो जिस पर्पस से लिया गया वो पर्पस फुलफिल कर रहा है, लेकिन जो आपने एक्स्ट्रा कुछ अपना बताया था वो चीज नहीं हो रहा है, तो आप डैमेजेज कस्टमर क्लेम कर सकता है, और वो डैमेजेज रिप्लेस करके कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा, उसको कैंसिल नहीं करेंगे, बट दोज पार्ट्स विच आर अंडर वारंटी उसको हम क्या करेंगे, क्लेम कर सकते हैं, डैमेजेज को चेंज करा सकते हैं। समझ में आया कंडीशंस एंड वारंटी? अब ये दोनों मैंने कहा दोनों ही एक्सप्रेस्ड भी होते हैं और इम्प्लाइड भी होते हैं। इम्प्लाइड का मतलब है जब एसी खरीदते तो कोई पूछेगा कि ठंडा करेगा ना, कोई पूछेगा? बोलो। फ्रिज खरीदते तो उसमें बर्फ जमेगा ना, ऐसे कभी पूछते हैं क्या? इम्प्लाइड है यार, रेफ्रिजरेटर खरीदे हैं तो उसमें आइस जमना जमाना है हमको, वो ठंडा रखना उसका फीचर होना होता है, उसका कोर फीचर है ये सब चीज, तो ये इम्प्लाइड है, इसके बारे में पूछना क्या, बताना क्या? दीज आर इम्प्लाइड, अंडरस्टूड है जब हम ये सामान खरीदते हैं तो। हाँ, अब अगर आपको कुछ एसेंशियल कुछ एक्स्ट्रा है, ठीक है, जैसे 5 स्टार दिया हुआ है रेफ्रिजरेटर के ऊपर, एंड देन यू हैव टू आस्क कि ये बिल्कुल एनर्जी सेविंग होता होगा ना, यू कैन आस्क, ठीक है ना, क्योंकि ये आप पूछ सकते हैं, राइट। तो कुछ चीजें क्या होती है, इम्प्लाइड होती है, जो कि उसी चीज के लिए लिया गया, उस पर्पज से उस सामान को हम खरीदते हैं, तो उसमें पूछने की और बताने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें एक्सप्रेस होती है, ठीक है, जो बताया जाता है कि इसका ये भी एडिशनल फीचर है, ठीक है। जैसे आजकल हम देखते हैं एडवर्टीजमेंट में, मैंने यूज तो नहीं किया है पर देखते हैं, जैसे आप कहीं से भी एसी ऑन कर सकते हो, ठीक है ना, ताकि आप घर पहुंचो तो आपका रूम ठंडा रहे, राइट। दिखाते हैं ना कि वो ऑटोमेटिक है, गाड़ी से बैठे बैठे आपने रिमोट से ऑन कर लिया, ठीक है ना, बाहर गए तो भी ऑफ कर लिया अगर आप भूल गए तो, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, ये एडिशनल है, इट कैन बी एक्सप्रेस, अगर ये फीचर है तो वो आपको एक्सप्रेसली बताएगा, राइट। तो अभी समझ में आया एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कैसे। वारंटीज भी वैसे ही एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होती है। वारंटीज क्या है देख लो, पहले डेफिनेशंस में बता देती हूँ। कंडीशन सिंपली है, कंडीशन इज स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस, यानी मेन पर्पस का वो एसेंशियल फीचर होता है, उसको हम कंडीशन बोलेंगे। और कंडीशन के ब्रिच होने पर, यानी कंडीशन के टूटने पर, फुलफिल नहीं होने पे, द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेपुडिएटेड, कैंसिल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वारंटी पे। वारंटी क्या है? वारंटी कोई मेन फीचर्स नहीं है, कोलैटरल टू द मेन पर्पस है, ठीक है ना, वो उसकी कोलैटरल है, लेकिन दैट इज नॉट द मेन पर्पस ऑफ द प्रोडक्ट, बट इट इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस। अब अगर ये डैमेज होता है तो क्या कर सकते हैं आप, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करके आप डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। No special words are required to create a warranty or a condition. कोई essential आपको वर्ड्स बताने की या बोलने की जरूरत नहीं है फॉर एसेंशियल कंडीशंस और वारंटीज, राइट। जैसे स्टिपुलेशन में बी अ कंडीशन और मे बी अ वारंटी, यानी स्टिपुलेशन कंडीशंस भी हो सकता है, वारंटी भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द लिमिटेशन इंटेंशंस ऑफ द पार्टीज, कि वो आपको क्या मेन डिलीवर करना चाहता है उस प्रोडक्ट। तो जो मेन पर्पस है उसको हम कंडीशन में रखेंगे, जो कोलैटरल है, जो सुपरफिशियल है, उसको जो कुछ एक्स्ट्रा है उसको हम वारंटी में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस भी मैंने बताया है, डिफरेंस बिटवीन कंडीशंस एंड वारंटी सिंपल है और
कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है, आपको मालूम होना चाहिए। कंडीशन आपको मालूम हो गया, एसेंशियल फीचर ऑफ द प्रोडक्ट, वारंटी नॉट एसेंशियल, नॉट इट इज द मेन पर्पस ऑफ द, हाँ, नॉट एसेंशियल फॉर द मेन पर्पस। मेन पर्पस वही नहीं है जो आप वारंटी के रूप में दे रहे हो, राइट। दूसरा है अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, ठीक है, ब्रीच अगर है तो आपके पास राइट है कि आप पूरा कैंसिल कर लो। ब्रीच ऑफ वारंटी है तो डैमेजेस कैन बी, राइट, ठीक है। टाइटल ऑफ गुड्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अनलेस कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो आप ओनरशिप नहीं ट्रांसफर कर सकते, फिर मैं आपको रिटर्न कर दूंगी और वो मेरा नहीं, वो आप ही का सामान है, मुझे पैसा वापस आप कर दें, राइट। लेकिन अगर वारंटी ब्रीच हो रहा है तो ओनरशिप ट्रांसफर हो सकता है। जो पार्ट खराब हुआ है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, जो भी हमारा काम है वो हम आपको बदल करके दे सकते हैं। तो डैमेजेस कैन बी क्लेम, लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज रिगार्डेड इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी। क्लियर? क्लियर है? नाउ इट अफेक्ट्स इंटायर कंडीशंस और कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कंडीशन के पूरा होने पर या नहीं पूरा होने पे पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट इन्फ्लुएंस्ड होता है, अफेक्टेड होता है, यानी कैंसल्ड हो जाएगा या फिर रहेगा अगर कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो। लेकिन वारंटी पर ऐसा नहीं होता है। वारंटी affect a part of consideration, just a part of consideration is affected by the breach of warranty, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट इससे प्रभावित नहीं होता है। कोई इसमें डाउट? खुशी कुछ पूछना इसमें? नहीं ना, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज क्या है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि आप एक्सप्रेसली कुछ बोले, क्योंकि मैंने कहा ना कि एसी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, तो कभी हम लोग नहीं पूछते कि ऐसा करेगा ना, क्योंकि इम्प्लाइड होता है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कब होता है? कंडीशंस एंड वारंटीज आर सेड टू बी एक्सप्रेस व्हेन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। जब वो बोला गया है तो वो क्या हो जाएगा? एक्सप्रेस हो जाएगा, राइट। एक्सप्रेस वारंटी बोलो या कंडीशंस बोलो, लेकिन अगर बोलकर वारंटी दी गई है या लिख कर दी गई है तो वो एक्सप्रेस वारंटी या एक्सप्रेस कंडीशंस हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड इम्प्लाइड कंडीशन वारंटीज आर दोज which are not expressly agreed, जो कि अंडरस्टूड है दोनों पार्टीज द्वारा बाय द प्रोविजन ऑफ लॉ, ठीक है। इम्प्लाइड और एक्सप्रेस तो आपको पता है। अब एक्सप्रेस कंडीशंस और वारंटी क्या है? देखो, मे बी ऑफ एनी काइंड दैट बोथ द पार्टीज मे चूज टू एग्री अपॉन, यानी कि डिलीवरी शैल बी मेड ऑन और बिफोर सर्टेन डेट। अगर ये एक्सप्रेस्ड है, दोनों ही पार्टी इसमें अग्री करते हैं कि जो सर्टेन डेट है उस डेट को डिलीवरी की जाएगी, ठीक है, तो वो एक्सप्रेस कंडीशंस है। आप एक्सप्रेस्ड उसमें आपने बता दिया कि किस डेट में देना है, सेम टाइम दे देते हैं, सेम टाइम पेमेंट के बाद आपको तुरंत दे देना है, तो एक्सप्रेस कहने की जरूरत नहीं कि कौन से टाइम में आपको ये डिलीवरी चाहिए, क्योंकि कई बार हम डिलीवरी का टाइम मेंशन करते हैं, कस्टमर भी कि हमको इस टाइम में चाहिए, ठीक है ना, हम नहीं रहेंगे, है ना। हम लोग देखो आजकल फ्लिपकार्ट से भी कुछ ऑर्डर करते हैं, अगर ग्रोसरी ऑर्डर करते हो तो पूछता है कौन से टाइम स्लॉट आपको सूट करता है, तो यू चूज टाइम स्लॉट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, ठीक है, तो वो एक्सप्रेस हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो इम्प्लाइड है कि हम कभी भी लेके जाएंगे, आप वहां पे रहेंगे और रिसीव कर लेंगे, राइट। वारंटीज कैसे होता है कि सपोज कभी कभी हम लिखते हैं कि 5 years वारंटी, ठीक है ना, ऑन कंडेंसर, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर चीज पर, तो वो क्या हो गया? एक्सप्रेस वारंटी हो गया। आपने बोल कर दिया है कि ये 5 साल का वारंटी है, अगर 5 साल तक खराब होता है तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो पार्ट रिप्लेस करेंगे या उसका रिपेयर करेंगे, है ना, तो वो एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया तो वो क्या है? इम्प्लाइड कंडीशंस एंड इम्प्लाइड। एक्सप्रेस तो आपको मालूम है क्या हो गया? एक्सप्रेस जब हम किसी पर्टिकुलर टर्म पे दोनों ही पार्टीज म्यूचुअली अग्री करेगा, एक्सप्रेसली वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट रहेगा, तो वो एक्सप्रेस हो जाएगा। इम्प्लाइड क्या क्या है ये बहुत कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, दो बोथ काम अंडर एक्सप्रेस वारंटी। जरूरी है म्यूचुअली अगर अग्री है, नहीं भी लिखे थे तो भी बोथ द पार्टीज आर इन सिमिलर माइंडसेट, तो वो और वो टर्म्स बोला गया है, ठीक है ना, वो कंडीशन डिमांड की गई है, तो फिर वो एक्सप्रेस कंडीशन हो गया। या फिर 5 years वारंटी जैसे मैंने कहा, तो वो क्या हो गया? एक्सप्रेस वारंटी हो गया, राइट। अब इम्प्लाइड कंडीशंस किसको बोलते हैं और इम्प्लाइड वारंटी किसको बोलेंगे? पहले इम्प्लाइड कंडीशंस में समझा देती हूँ क्या होता है। इम्प्लाइड कंडीशन जिसको बोलने की, जिसको बताने की और जिसको पूछने की
जरूरत ही नहीं है। एक सेकंड, बहुत सारे बच्चे ने अभी भी ऑफ कर रखा है अपना वीडियो, मैंने बोला नहीं है आज, पर जिनका भी ऑफ है मैं उनको एब्सेंट मार्क कर दूंगी, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लेना बस, कभी भी अभी नहीं। ओके, नाउ कंडीशन एज टू टाइटल, ये क्या है? इंप्लाइड कंडीशन है। कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब, कंडीशन एज टू टाइटल, टाइटल का मतलब ओनरशिप। तो इंप्लाइड है ना भाई, इसको एक्सप्रेस बोलने की जरूरत है कि ये मेरा है, मैं खरीद रही हूँ तो हाँ हाँ हाँ, ओके। तो कंडीशन एज टू टाइटल क्या हो गया? इम्प्लाइड कंडीशन हो गया, यानी कि जब हम सामान आपको दे रहे हैं और आपसे पेमेंट ले रहे हैं तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि हम इस पे ओनरशिप सिर्फ तुम्हारा ही होगा, ठीक है ना। यू आर बाइंग समथिंग फ्रॉम मी, तो क्या वो किसी और को भी मैं दे सकती हूँ? नहीं दे सकती हूँ ना। वो इम्प्लाइड कंडीशन है कि ओनरशिप कंप्लीटली बिलोंग्स टू मी, राइट। तो ये बिल्कुल इम्प्लाइड कंडीशन है। सेक्शन according to section 14A, the contract of sale, unless the circumstances of the contract are such as to show a different intention, यानी कि अगर आपका कोई different intention नहीं है, प्योर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, तो फिर जिसको हम गुड्स डिलीवर करते हैं, जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ओनरशिप कंप्लीटली 100% उसी के पास रहेगा। कभी भी दो लोगों को हम ओनरशिप नहीं देते हैं एक सामान का, राइट। तो फिर ये इम्प्लाइड कंडीशन, इसको बोलकर बताने की जरूरत नहीं है। देखो एग्जाम्पल क्या है इसमें, कमल परचेज ए कार फ्रॉम विमल, ठीक है ना। कमल ने विमल से एक कार खरीदी एंड हैज नो टाइटल, हु हैज नो टाइटल ऑफ इट। अब क्या है कि विमल के पास उसका ओनरशिप ही नहीं था और उसने किसी को दे दिया। ये क्या है? ये गलत है, ये नहीं हो सकता। जब तक आपके पास टाइटल नहीं है आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं टाइटल। कमल यूजेस द कार फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों तक तो उसने यूज किया। आफ्टर द ट्रू ओनर स्पॉट्स द कार, जब एक ट्रू ओनर जो था उसका, जो विमल का नहीं है, उसने अपनी गाड़ी देखी किसी और के पास है, किसी भी कमल के पास है, तो उसने क्या किया? उसने वापस डिमांड किया अपना सामान और कमल को वो हैंड ओवर करना पड़ा। वो ये नहीं बोल सकता कि मैंने उससे खरीदा, क्योंकि ट्रू ओनर उसका कोई और है, आपने उससे नहीं ली है, तो फिर वो आपका ओनरशिप नहीं हुआ। तो अब आप क्या कर सकते हैं? आपका जो एक वो जो टर्म था कि आपको इम्प्लाइड है कि टाइटल इसी का होगा तभी ये मुझे बेच रहा है, वो ब्रेक हुआ। अब क्या करेंगे आप? कार तो हैंड ओवर कर देंगे जो उसका ट्रू ओनर है उसको, लेकिन आप विमल से जाकर के पूरा का पूरा पैसा रिकवर कर सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि ब्रिच ऑफ कंडीशंस टू टाइटल हुआ है यहाँ पे। समझ में आया? तुम्हारा नहीं था फिर भी तुमने अपना बता के मुझे बेचा, और उसका ट्रू ओनर जब भी आएगा तो मुझे वो देना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल ओनर वही है, राइट। तो मैंने उसको तो दे दिया, लेकिन मेरा जो पैसा गया वो किससे मैं रिकवर करूंगी? तो जिससे मैंने ये खरीदा था। क्यों रिकवर करेंगे? कि ब्रिच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन हो गया। क्या है इम्प्लाइड कंडीशन यहाँ पे? टाइटल का, ओनरशिप। नहीं, पार्किंग जोन की बात नहीं कर रहे। सपोज करो कि आपने किसी से लिया है, ठीक है, ये जो विमल है उसने किसी से, अपने फ्रेंड से गाड़ी ली है, ठीक है ना, और किसी को सेल कर दिया। उसको पता है कि मैंने उसको दिया है रखने के लिए या यूज करने के लिए, लेकिन आपने क्या किया? सेल कर दिया। तो अब इसी कंडीशंस में मुझे तो ये इम्प्लाई है ना कि जो मुझे सेल कर रहा है ये उसी का सामान होगा, तभी मुझे ये सेल कर रहा है। अगर ये ब्रेक हो रहा है तो कंडीशन ब्रेक हुआ, कंडीशन के ब्रेक होने पे आपको मालूम है क्या होता है? पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, जो ओनर ट्रू था उसको मैंने वो वापस दे दिया, और आपसे क्या कर सकते हैं? हम रिकवर कर सकते हैं। नहीं देंगे तो कोर्ट रिकवर करेगा, राइट, और मुझे वो देगा। समझ में आया? ब्रीच ऑफ कंडीशन का क्या मतलब? कंडीशन एज टू टाइटल क्या हो कि जो बेच रहा है उसका अपना पूरा ओनरशिप होना चाहिए, और जिसको वो दे रहा है वो ओनरशिप कंप्लीटली उसके पास ट्रांसफर हो गया। अगर ये दोनों नहीं होता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि कंडीशन एज टू टाइटल गॉट ब्रिज्ड, ठीक है ना, गेट ब्रिज्ड, ठीक है। नेक्स्ट, जितना याद रहेगा उतना कर लो। देखो मैं नॉर्मली सेक्शन वहीं पे देती हूँ जहाँ पे डायरेक्ट है, 14, 15, 16 ऐसे करके जहाँ पे आता है वहां आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसीलिए याद रहता है वेल एंड गुड, नहीं याद रहता है तो गलत मत देना, छोड़ देना।
ठीक है, ठीक है, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको याद होता है, नॉर्मली मैं हर जगह मैंने दिया भी नहीं, जहाँ पे एकदम से एक जैसा है ना, वहां पे डाल दिया था कि वहां पे आपको याद रहे। हाँ, अच्छा तो जरूर होता है आंसर वो लिखने पर, लेकिन गलत लिखने पे सब गलत हो जाता है, इसलिए गलत मत लिखना। नाउ सेल बाय डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं। ये भी एक इम्प्लाइड कंडीशन है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब उसके बारे में जो आपको इंफॉर्मेशन लिखी रहती है, इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है, डिस्क्रिप्शन दिया रहता है गुड्स का, जो भी सामान है उसका। तो जब कभी हम कोई सामान डिस्क्रिप्शन के बेसिस पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले तो वेज नॉन वेज का डिस्क्रिप्शन रहता है, ठीक है। अगर आपने लिया है देख करके कि ये वेजिटेरियन है और अगर वो नॉन वेज रहता है तो फिर ब्रिच हो गया, ठीक है ना, कंडीशन ब्रिच हो रहा है, क्योंकि जो मेन पर्पस है वेजिटेरियन को चूज करने का, वही आपको आपका ब्रिच हो रहा है। तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। हो सकता है गुड्स मेरे पास ना रहे तो भी मैं रिकवर कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि कंडीशन जो था एक इम्प्लाइड जो होना ही चाहिए वही ब्रेक हो गया, राइट। तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन का मतलब हो गया जो भी इम्प्लाइड कंडीशन से, जो भी उसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उस डिस्क्रिप्शन से मैच करना चाहिए। अगर वो वैरी करता है तो ये इम्प्लाइड कंडीशन क्या होता है, ब्रेक होता है, राइट। एग्जाम्पल फिर से याद दिया, इफ, एक मिनट, if not the other parties, if other party is not bound to take it, एक सेकेंड, हाँ इसका कुछ नहीं, इट्स सिंपल, इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस यू कैन नॉट ऑब्लाइज ए पार्टी टू टेक पीस। सिंपल है, इसका मतलब है सेल बाय डिस्क्रिप्शन का। इसको लॉर्ड ब्लैकबर्न ने इस तरह से डिफाइन किया है कि अगर आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको मटर के दाने दूंगा तो आप उनको बीन्स नहीं डिलीवर कर सकते, यू हैव टू डिलीवर पीस ओनली, राइट, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपने पीस बोला। अगर वो वैरी करेगा तो द अदर पार्टी इज नॉट बाउंड टू टेक ऑल दोस थिंग्स व्हिच जो आपने मुझे डिलीवर कर दिया। समझ में आया, जहाँ पे फीस देना है वहां पे फीस ही देना है, आप बीन्स के लिए किसी को कंपेल नहीं कर सकते कि अब आप यही रख लीजिए, राइट। दोनों अलग अलग चीज है, डिस्क्रिप्शन मैच नहीं करेगा तो वो दे सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन तीन तरह का, कौन कौन, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन मस्ट बी ऑफ ए फैक्ट, यानी कि क्या क्या है इसमें, जो मैंने बोला कि फैक्ट यानी सामान का जो इंफॉर्मेशन होता है वो। A manufacturer of good is bound to supply the goods of his own make, यानी अगर वो मैन्युफैक्चरर है और वो कुछ बनाता है तो वो अपना ही सामान बनाया हुआ आपको डिलीवर करेगा, कहीं और से खरीद करके आपको डिलीवर नहीं कर सकता, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर से ले रहे हो सामान, राइट। तो उसको अपने ही यहाँ अपने फैक्ट्री में, अपने वर्कशॉप में जो भी वो बनाता है वही वो आपको डिलीवर कर सकता है, कहीं और का बना हुआ सामान भी डिलीवर करेगा तो वो भी ब्रीच होगा, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन का। एंड इफ अ सेलर हैज अग्रीड टू सप्लाई गुड्स ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड, अगर हमने प्रेस्टीज का सामान हमको देना है तो हम कोई भी सामान नहीं आपको डिलीवर कर सकते, वो ही ब्रांड हमको डिलीवर करना, अदरवाइज वो भी डिस्क्रिप्शन का ब्रिज माना जाएगा। यानी तीन चीजें हुई, जो फैक्ट लिखा है आपने जैसे कि नो शुगर, 0 कैलोरी, जो भी है वो उससे मैच करना चाहिए डिस्क्रिप्शन से। दूसरा, अगर आप कुछ बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरर है, तो वो आपके ही यहाँ का, आपके ही मेक का होना चाहिए, आपके ही कंपनी का होना चाहिए, कहीं और से लेकर के आप मुझे देंगे वो नहीं होगा, ठीक है। एंड तीसरा है, अगर आप प्रॉमिस करें कि आप पर्टिकुलर ब्रांड का सामान मैं आपसे खरीदूं तो वही ब्रांड हमको चाहिए, उसके बदले में आप कुछ दूसरा अगर भेजेंगे तो वो भी ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ, कौन सा कंडीशन, डिस्क्रिप्शन माना जाएगा, ठीक है। और भी है, पैकेजिंग ऑफ गुड्स मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो भी पैकेजिंग माना गया, जैसे टेट्रा पैक है, ठीक है ना, जो भी पैक आपका है, प्लास्टिक पैक है, कार्टन में पैक रहेगा, जो भी है, तो पैकेजिंग भी एज पर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। पैकेजिंग का मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट है, इफ अ बायर हैज नॉट सीन गुड्स, अगर बायर ने गुड्स नहीं देखा एंड रिलाई किया, भरोसा किया किस पर, जो सेलर द्वारा डिस्क्रिप्शन दिया गया उस चीज पर भरोसा किया, वैसे में अगर वो डिस्क्रिप्शन से वैरी करेगा तो भी वो रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसने देखा नहीं, वो आपके डिस्क्रिप्शन पे रिलाई करके वो सामान ले रहा है, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्शन वैरी करता है तो इसको भी हम बोलेंगे ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स। लाइक हम ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट मंगाते हैं तो डिस्क्रिप्शन पढ़ के मंगाते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉटन लिखा हुआ है लेकिन सामान पॉलिस्टर आ जाए तो चेंज कर देते हैं, है ना।
क्योंकि हमने देखा तो नहीं था गुड्स को, लेकिन आपके डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर हमने उसको ऑर्डर किया था। क्लियर? ठीक है। अब है द टर्म डिस्क्रिप्शन यूजुअली मीन्स पर्टिकुलर क्लास, काइंड और वेराइटी। क्या क्या हो गया? किस क्लास का है, किस ब्रांड का है, किस वेराइटी का है, किस तरीके का वो है, इसका माना जाएगा। इट इंक्लूड्स एनी स्टेटमेंट, कुछ भी इसके अंदर आ सकता है, लाइक एनीथिंग सेड लाइक क्वालिटी, फिटनेस से रिलेटेड है, ठीक है ना। स्पोर्ट्स के लिए परफेक्ट है ये शूज, ठीक है। एडिडास का ये शूज है जो दौड़ने के लिए काफी कंफर्टेबल है, ठीक है ना। अगर वो शूज आए और दौड़ने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, चुभ रहा है, टाइट हो रहा है, तो आपका एक डिस्क्रिप्शन फेल होता है, ब्रेक होता है। आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, दूसरा ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर कंप्लीटली आप उसको वापस कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। सोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, कहीं भी कोई अगर जो एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं है तो आप उसको क्या कर सकते हो? वापस कर सकते हो, क्योंकि उसको ब्रीच ऑफ कंडीशन माना जाता है। पैकेजिंग के लिए भी मैंने आपको बोला, सी देयर आर सम केसेस। पहला केस है इन व्हीलर वर्सेस स्किलिजी, ठीक है। एक्स अग्रीड टू सेल वाई कैलकाटा लिनसीड, ठीक है। कैलकाटा लिनसीड इज अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिनसीड, ठीक है ना। उसका एक टाइप है कैलकाटा लिनसीड, एंड सप्लाइड हिम विद लिनसीड कंटेनिंग 50% ऑफ द अदर सीड। तुम सिंपल अगर लिनसीड नहीं समझ में आ रहा है तो तुम सिंपल समझ लो, राजमा का सीड आपने मंगाया जिसमें कि 50% कोई और सीड मिक्स था, राइट। हमने ऑर्डर किया था राजमा, उसमें 50% कुछ और मिक्स था, ठीक है ना, कुछ भी मिक्स था, which was not sellable as कलकत्ता लिनसीड, जिसको हम राजमा नहीं बोल सकते। उसको हम कुछ भी XYZ बोल सकते हैं, लेकिन राजमा नहीं बोल सकते। सिंपल, ठीक है ना। अब X ने डिलीवर किया, Y ने क्या मंगवाया था? राजमा। हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, लेकिन उसमें 15% कुछ और भी सामान मिक्स था। अब Y उसको रिफ्यूज कर सकता है, क्योंकि उसने पैसे और वो जो खरीद रहा है उसके दिमाग में है कि वो राजमा खरीद रहा है, लेकिन उसमें 15% कुछ और मिक्स था जो डिस्क्रिप्शन में नहीं था, तो रिजेक्ट कर सकता है होल अमाउंट को, ठीक है ना। पूरे के पूरे गुड्स को वो रिफ्यूज कर सकता है एक्सेप्ट करने से। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। अब पैकिंग का एग्जांपल, ये समझ में आ गया ना, ये डिफिनेशन, ये वाला एग्जांपल। ये हो गया कि हमने जो डिस्क्रिप्शन में मंगाया था वो चीज नहीं था, इसीलिए हमने रिजेक्ट कर दिया। अब पैकेजिंग से कैसे ये होता है बता दो, ये भी देख लो। पैकेजिंग भी कैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स को इन्फ्लुएंस करता है। ए अग्रीड टू सेल to be tea in chests containing 70 pounds of tea। अब ए क्या बोलता है बी को कि हम आपको चाय बेचेंगे, और हर एक चेस्ट जो रहेगा, चाय का चेस्ट, उसमें क्या रहेगा? 70 पाउंड्स ऑफ टी उसमें रहेगा, ठीक है ना। नाउ सप्लाई टी चेस्ट कंटेनिंग 65 पाउंड्स। अब 70 पाउंड्स टी का आपने प्रॉमिस किया था कि एवरी चेस्ट कंटेनिंग 70 पाउंड्स ऑफ टी, लेकिन आपने जब दिया, डिलीवर किया, तो उसमें क्या था? पर चेस्ट 65 पाउंड ही था, 5 पाउंड कम था, ठीक है ना। सिंस देयर वाज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, क्योंकि पैकेजिंग में जितना मात्रा आपने मेंशन किया उतना नहीं है, उससे कम है, तो मैं पूरा का पूरा लॉट रिफ्यूज कर सकती हूँ, रिजेक्ट कर सकती हूँ, आपको वापस भेज सकती हूँ। क्लियर? समझ में आया? ठीक। अच्छा, एक और केस है where the purchaser of goods had seen it, ठीक है ना। where the purchaser of goods had seen it, it may be a sale by description if he relies on what was said to him। मतलब क्या? हमने आपको एक कंडीशन लास्ट में बताया था कि अगर परचेजर ने देखा नहीं है गुड्स को, he simply relied on the description given by the seller, तो उस केस में अगर कुछ भी नहीं होता है एज पर द डिस्क्रिप्शन, हम रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर परचेजर ने देखा है गुड्स को, ठीक है, लेकिन देखने के बाद भी जरूरी नहीं है ना कि हम उतने मैच्योर परचेजर है कि हम आइडेंटिफाई कर लेंगे ये असली है या नकली है या इसमें मिक्स किया हुआ है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर के बोरे में बिल्कुल सही चीज हो, नीचे आपने कुछ अलग चीज रखा हो, राइट, और हमने रिलाई किया आप पर, देखने के बाद भी आपके डिस्क्रिप्शन पे रिलाई किया, और ऐसे में अगर गलत हुआ तो भी ब्रीच ऑफ कंडीशन माना जाएगा, तो भी देखने के बाद भी कस्टमर उसको बाद में रिफ्यूज कर सकता है, वो अगर एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं है तो। समझ में आया? ऐसा नहीं कि हम देख के लेंगे तो हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, अगर वो डिस्क्रिप्शन को मैच नहीं कर सकता है तो हम, लेकिन जरूरी है कि वो डिस्क्रिप्शन को मैच ना करे। आपने ले लिया, एज पर डिस्क्रिप्शन है, तब आप वापस नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन बोला गया था वही चीज, राइट, तो अब आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये भी एक केस है इन निकोल्सन एंड वेन
versus Smith Marib. There was an auction sale of set of napkins description as dating from the 17th century. कोई भी auction का था जिसमें जो napkins थे उस पे लिखा गया था कि 17th century का है, ठीक है। ऑक्शन में लोग ऐसे पुराने पुराने चीज को खरीद के रखने के शौकीन होते हैं, तो उन्होंने उसमें लिया ए who was a dealer in antique saw the set and bought it. उसने देखा सेट को और खरीद भी लिया। He later found that this doesn't belong to 17th century, it belongs to 18th century. ठीक है, तो क्या हुआ? Breach of description। ठीक है, मैंने देखा तो था लेकिन उसमें लिखा था 17th century और मैंने यही देख करके लिया था। Later on I found कि ये 18th century का है और मैंने 17th समझते हुए आपको ज्यादा प्राइस पे वो ऑक्शन किया था, ठीक है ना। वो चीज खरीदा था क्योंकि वो ज्यादा पुराना है तो उसका एंटिक वैल्यू ज्यादा बड़ा होगा, तो मैंने लिया था। तो अब ये ब्रिच हो गया, इसीलिए वो रिफ्यूज कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है उसको। समझ में आया सारा कंडीशन? ठीक। अब नेक्स्ट कंडीशन है इम्प्लाइड कंडीशन, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये खत्म कर दे, ये बता के आज क्लास वाइंड अप कर देंगे। सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? डिस्क्रिप्शन तो है अपनी जगह पे, ठीक है ना, जो भी आपने डिस्क्रिप्शन में बताया है वो सब चीज है, साथ ही मैंने सैंपल भी देखा, ठीक है ना, सैंपल भी मुझे दिखाया गया। इसमें क्या होता है? देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शेल करस्पॉन्डेंस बोथ, वो दोनों से मैच करना चाहिए। अगर मैंने कोई भी चीज खरीदा है सैंपल और डिस्क्रिप्शन को देखते हुए, तो वो डिस्क्रिप्शन और सैंपल दोनों को मैच करना चाहिए। अगर वो सैंपल को मैच कर रहा है लेकिन डिस्क्रिप्शन को नहीं मैच कर रहा है तो भी ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशंस है। और अगर वो डिस्क्रिप्शन को मैच कर रहा है लेकिन सैंपल से डिफरेंट है तो भी वो रिजेक्टेबल है, तो भी हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो इसमें कौन कौन से पॉइंट होंगे? द बल्क शैल करस्पॉन्ड विद द सैंपल इक्वालिटी, यानी कि हमने देखा तो 250 ग्राम था, राइट, और खरीदा है 250 क्विंटल, राइट, तो जितना बल्क खरीदा वो 250 ग्राम से मैच करना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ मैच करेगा और बाकी आप कुछ भी मुझे उठा के दे दोगे। द होल बल्क शुड मैच दैट पर्टिकुलर सैंपल, राइट। समझ में आया? दूसरा, द बायर शैल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर द बल्क विद सैंपल, यानी कि जब आप पूरा का पूरा बल्क भेज रहे हैं उनको, तो आप उनका वो 250 ग्राम या जो भी सैंपल है वो भी भेज दीजिए कि देखिए आपका जो पसंद किया हुआ सैंपल ये था और मिला लीजिए, जितना भी हमने भेजा है वो सब इस सैंपल से आपको मैच करेगा। यानी कि एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देना चाहिए ताकि वो कंपेयर कर सके अपने खरीदे हुए पूरे लॉट को और उस सैंपल को कि सेम है या नहीं है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तीसरा, इसमें जो इंपॉर्टेंट है, द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी लैटेंट डिफेक्ट। लैटेंट का मतलब मालूम है आप लोगों को? लैटेंट का मतलब हिडन, लैटेंट हीट, ठीक है ना। लैटेंट हीट मैंने बताया भी था आप लोगों को, शायद क्लास में भी बताया था, ठीक है ना। हाँ, हिडन। तो the goods shall be free from any latent defect। latent यानी कोई भी अगर छिपा हुआ hidden defect से, तो उससे उसको फ्री होना चाहिए। defects which are not discoverable, वैसे defects जो इमीडिएटली कोई डिस्कवर नहीं कर सकता है, later on you will find कि ये डिफेक्ट था, तो ऐसे में क्या होगा? सेलर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द डिफेक्ट्स व्हिच आर विजिबल। अच्छा, यहाँ पे दो केसेस है, वैसे डिफेक्ट्स दो डिस्कवरेबल नहीं है, ठीक है ना, उसको आसानी से आप नहीं पता कर सकते हैं। वैसा अगर डिफेक्ट है और हमने उसको देख के लिया है लेकिन डिफेक्ट क्या है? हिडन है, ठीक है, तो आपको जो बायर है वो रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन वैसा डिफेक्ट जो आपको बता दिया गया है, पहले ही बता दिया गया है कि देखो भाई ये कपड़ा हम सेल में बेच रहे हैं, यहाँ पे कॉलर पे थोड़ा सा नॉच है, राइट, इसीलिए हम इसको आधे दाम में बेच रहे हैं, तो आप नहीं बोलेंगे कि ये मैच नहीं कर रहा है डिस्क्रिप्शन से, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी डिस्कवरेबल है, ऑलरेडी छुपाया नहीं गया है। तो वैसे डिफेक्ट जो बता के हम आपको दे रहे हैं सामान, वो आप नहीं रिजेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया? लेकिन वो जो आसानी से डिस्कवरेबल नहीं है, कोई भी नॉर्मली सरसरी निगाह में उसको नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन सेलर को मालूम है कि इसमें डिफेक्ट है, तो वो बायर रिजेक्ट कर सकता है। समझ में आया? ओके, यहाँ पे अगेन एक केस है, ये केस, ये तीनों पॉइंट समझ में आया ना कि अगर सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों है तो क्या होना चाहिए? बल्क को पूरे के पूरे सैंपल से मैच करना चाहिए। बायर के पास एक अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि वो कंपेयर कर सके सैंपल को बल्क से, और अगर लैटेंट डिफेक्ट है तो वो बताया जाना चाहिए। अगर लैटेंट डिफेक्ट बाद में पता चलता है तो बाद में भी वो उसको
रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर डिस्कवरेबल है, ऑलरेडी बताया गया है, कुछ हिडन डिफेक्ट्स नहीं है, तो फिर आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। केस इज फॉरेन रिफाइंड रेप ऑयल, ठीक है ना, ये भी कोई तेल का वेराइटी है। वो सोल्ड वारंटेड टू बी इक्वल टू सैंपल, मतलब इसको बेचा गया कि जो हमने आपको सैंपल दिखाया है, सारा का सारा जो आपके पास बैरल भेजा गया है, गैलन भेजा गया, वो सैंपल से मैच करता हुआ। द सैंपल वाज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ हेम्प ऑयल। अच्छा ठीक है, सैंपल क्या था? हेम्प ऑयल का मिक्सचर था। हमने आपको क्या बेचा? हमने आपको रेप ऑयल बेचा, राइट? अब सैंपल ही डिफेक्टिव है, तो सैंपल और जो बल्क है वो मैच तो कर रहा है, लेकिन सैंपल डिफेक्टिव था। मिक्सचर ऑफ रेप ऑयल एंड हेम्प ऑयल का मिक्सचर था, राइट? तो अभी क्या है? सैंपल इज डिफेक्टिव, है ना, जो मुझे चाहिए था डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करा। डिस्क्रिप्शन में वो रेप ऑयल होना चाहिए था, लेकिन जो सैंपल आपने मुझे डिफेक्टिव दिखाया, तो अल्दो इट मैचेस विद सैंपल, हम रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो लिया था वो 100% रिफाइंड रेप ऑयल लिया था, जो कि आपने मुझे नहीं दिया। अल्दो इट मैचेस विद द सैंपल, लेकिन इट ब्रेचेस द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया, द कोर्ट हेल्ड दैट बायर रिजेक्ट द ऑयल थ्रू द bulk correspondence with the sample. Even if the bulk correspondence with the sample buyer reject कर सकता है, क्योंकि उसका जो पर्पस था लेने का वो हेम्प ऑयल नहीं था, प्योर रेप ऑयल था, राइट? नेक्स्ट एक और केस है इसमें, ये भी देख लो। एंड्रयूज लिमिटेड वर्सेस सिंगर एंड को लिमिटेड, ठीक है। एक कार इज सोल्ड एज ए न्यू सिंगर कार, न्यू सिंगर कार बोल करके एक कार को बेचा गया, ठीक है। द परचेजर फाइंड इट टू बी यूज्ड वन, ठीक है। परचेजर को बाद में पता चला कि कहीं पे कुछ स्क्रैच है, गंदा है, यूज वन है। द बायर में रिजेक्ट एंड रिटेन द कार एंड क्लेम डैमेजेज, ठीक है। अब बायर के पास दो ऑप्शन है, या तो वो रिजेक्ट कर दे और पैसा ले ले, या फिर रखे और डैमेजेज क्लेम करे, ठीक है ना। सेकेंड हैंड का जो प्राइस बनता है वो लो, फर्स्ट हैंड का प्राइस जो लिया है वो वापस करो। समझ में आया? ये दोनों ऑप्शन होता है, ठीक है। इसके बाद ये चूंकि हम लोगों ने पढ़ा, ये 8 है टोटल जो कंडीशंस है, इम्प्लाइड कंडीशंस। अभी हम इम्प्लाइड कंडीशंस पढ़ रहे हैं, बाद में इम्प्लाइड वारंटीज पढ़ेंगे, वो 4 है। तो अभी हमने 3 खत्म किया और बचे हुए हैं हमारे 5, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। या और पढ़ा दूं तुम लोगों के? अगर रिटेन कर सकते हो तो बता देंगे। सर आए हैं क्या? एक बार देख लो, अभिषेक सर का क्लास है ना? हाँ, मेरा इमीडिएट कोई क्लास नहीं, देख लो। अगर नहीं आए होंगे तो 1-2 और पढ़ा देंगे, थोड़ा सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मनीष, प्रेरणा, विवेक? यस मैम। यस मैम। नहीं कुछ समझ में आए तो पूछना। ये सब मैं भेज चुकी हूँ ना, ये नोट्स, ठीक है। पढ़ के देखना, कुछ नहीं समझ में आए, नहीं आए, थोड़ा 1-2 और पढ़ा देती हूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंडीशंस। अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने? कंडीशंस एज टू टाइटल, कंडीशंस एज टू डिस्क्रिप्शन, कंडीशंस एज टू सैंपल। आजकल के छोरा प्रदीपान जमीन मोल लेती है वो करने। हाँ, म्यूट कर लीजिए, ठीक है ना, आवाज आ रही है आपकी, ठीक है। म्यूट करके बात करिए घर में। और अब ध्यान दीजिए इधर, 4th पॉइंट, कंडीशंस एज टू क्वालिटी और फिटनेस। ये भी एक कंडीशन है कि जो भी हम सामान खरीद रहे हैं, इम्प्लाइड कंडीशन है कि उसका क्वालिटी, जिस क्वालिटी का सामान हम खरीद रहे हैं उसको वो फुलफिल करे, या फिर फिटनेस, जिस पर्पस से ले रहे हैं उस पर्पस के लिए ये फिट होना चाहिए, ठीक है ना। वो तभी वो इम्प्लाइड है, इसके लिए पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक जनरल रूल होता है बायर का, कि बायर अपना पर्पस बताता है पर उसको सेलर, कभी कभी हम बताते हैं ना, दोनों लेके आओ, ठीक है ना। बायर क्या करता है? अपना पर्पस बताता है सेलर को कि हम किस पर्पस से ये सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। सपोज करो कि हम बोलेंगे कि हमको ठीक है, हम बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, हमको कोई लग्जरियस कंफर्टेबल कार चाहिए, ठीक है ना, जिसमें काफी स्पेस हो, लेग स्पेस होना चाहिए। आधा से ज्यादा समय मेरा गाड़ी में ट्रैवल करते हुए बीतता है, तो मैं इस तरीके का कार चाहता हूँ। अब बायर ने अपना पर्पस बता दिया है, ठीक है। अब सेलर उसको एडवाइस करेगा कि आप क्या लें।
ठीक है। अब ये सब बताने के बाद भी अगर सेलर उसको कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच देता है जो इस पर्पस को नहीं फुलफिल करता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको ब्रीच ऑफ क्वालिटी या फिटनेस ऑफ प्रोडक्ट बोलेंगे। जैसे कि इसका भी एक केस है, देखो सिंपल है। अगर परचेजर बोलता है, अच्छा कैविट इम्पेटर एक बात होती है, हम लोग आएंगे कैविट इम्पेटर पे, अभी आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। कैविट इम्पेटर का मतलब वही समझ लो, जागो ग्राहक जागो। हाँ, जहां पे every responsibility to check the product whether it is good or not is the responsibility of बायर। ये बायर की जिम्मेदारी है कि वो देख कर ले, लेकिन सर्टेन कंडीशंस पे ये बायर की जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि जहां वो नहीं देख के परख सकता है, उसके फिटनेस को नहीं पहले आंक सकता, वहां पे उसको इम्प्लाइड कंडीशंस बचाता है। दीज इम्प्लाइड कंडीशंस इज द सेवियर फॉर कैविट इम्पेटर। कैविट इम्पेटर दिया गया है कंज्यूमर्स को कि आप सजग रहिए, ठीक है ना, आप देख के लीजिए, आप जब तक तसल्ली ना हो जाए सामान को मत खरीदिए, क्योंकि ले लेंगे उसके बाद वो आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो इम्प्लाइड कंडीशन से एक तरह से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है, ठीक है ना, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है कि दीज इम्प्लाइड कंडीशंस अगर आपका ब्रीच होता है, आपने कितना भी देखभाल करके सामान लिया, लेकिन अगर ये इम्प्लाइड कंडीशंस में ब्रीच होता है तो आप वापस कर सकते हैं। तो एक तरीके से कंज्यूमर के लिए एडिशनल ये चीज सोचा गया है कि कंज्यूमर हो सकता है हर चीज को खुद से ना आंक सके, ना परख सके, इसीलिए वो सेलर पे रिलाई करता है और सेलर को वही चीज देना चाहिए जो कंज्यूमर के नीड को सेटिस्फाई करे, राइट। तो यहाँ पे अगर एक्सप्रेसली बायर ने बोला है कि हमको किस पर्पस से ये सामान चाहिए, तो द परचेजर मेक्स नोन टू द सेलर दैट पर्टिकुलर पर्पस। अगर उसने पर्पस बता दिया है, नहीं बताया है तो फिर हमने कुछ भी बेचा, आपने बताया नहीं था कि आपको किस पर्पस से चाहिए, तो हमने आपको अपने मन से कुछ भी एडवाइस कर दिया। व्हेन द पर्पस इज ऑलरेडी टोल्ड, तो फिर सेलर को वही सामान एडवाइस करना चाहिए जो उस पर्पस के लिए उपयुक्त हो, राइट। नेक्स्ट है द परचेजर मेक्स नोन टू द सेलर दैट पर्टिकुलर पर्पस। ये वही सेम ही है। अच्छा, लगता है मुझे 2 बार हो गया ये पॉइंट, ठीक है ना, एक बार आप डिलीट कर लेंगे। द परचेजर रिलाइज ऑन द सेलर स्किल और जजमेंट। जहां पे परचेजर पर्पस बता भी देता है और फिर भी सेलर के स्किल पे या फिर उसके जजमेंट पे रिलाई करता है। अपने ऊपर भरोसा नहीं है, आपके ऊपर ज्यादा भरोसा है, आप जो दिखाएंगे ज्यादा अच्छा देंगे, ठीक है ना, तो वैसे कंडीशन में भी seller responsible होगा। and the seller business is to supply such goods whether he is the actual producer or manufacturer। ठीक है, वो प्रोड्यूसर भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, वो कहीं और से लेकर के कहीं और सप्लाई करता होगा, लेकिन उसका ये बिजनेस है, ठीक है ना। तो जिसका जो बिजनेस रहता है उसको पता रहता है कहाँ पे क्या अच्छा है, कहाँ पे क्या बुरा है, राइट। तो अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल है, यानी कि परचेजर ने अपना पर्पस बता दिया है, परचेजर सेलर पे रिलाई भी कर रहा है कि आप जो सामान दोगे वो अच्छा दोगे, ये मान के हम चल रहे हैं, और तीसरा सेलर मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो इस बिजनेस में पुराने समय से है, यानी उसको इस बिजनेस का, इस प्रोडक्ट का अच्छा बुरा पता है, राइट। तो ये तीनों कंडीशंस होने पर अगर ब्रीच होता है, ये कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, ये वही है ना, कंडीशंस एज टू क्वालिटी और फिटनेस, अगर ये ब्रीच होता है तो फिर कंज्यूमर क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है, ठीक है। जैसे कि X sold a refrigerator to Y, the refrigerator performed all other functions but did not make ice। सब काम हो रहा है उसमें लेकिन बर्फ नहीं जम रहा है। एक मेन पर्पस जो फिटनेस है, जो पर्पस है, उस पर्पस को नहीं फुलफिल कर रहा है, तो ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन हुआ। दूसरा फर्स्ट एंड लास्ट, दिस इज द केस, वो पहला एग्जांपल था, ये केस है। यहाँ पे प्रिस्ट एंड लास्ट P who has no specific knowledge of hot water bottles, ठीक है। ये मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था इस केस में। एक कंज्यूमर है जिसको हॉट वाटर बॉटल जब समझते हो ना, जिससे हम सेकते हैं, है ना, सेकने के लिए जो मेडिसिन में डॉक्टर्स वगैरह बोलते हैं, वो हॉट वाटर बॉटल बोला जाता है। उसके क्वालिटी का उसको कोई ज्ञान नहीं था। वो केमिस्ट शॉप पे जाता और बोलता है कि मुझे अच्छा एक हॉट वाटर बॉटल दो जो मेरे लिए जरूरी है, और वो इतना टेम्परेचर बेयर कर सकता है ना। केमिस्ट ने उसको दिया कि हाँ वो इतना टेम्परेचर होल्ड कर सकता है, ये ले जाओ, ये अच्छा है, हाँ बेस्ट है हमारे यहाँ। वो लेके गया, देखो पर्पस उसने बता दिया, ये भी बता दिया कि मुझे कितना गर्म पानी तक इसमें रखता है, वो अगर इसमें आ सकता है कि नहीं आ सकता है, उसने उसको दे दिया, राइट। वो जा करके उसी टेम्परेचर पे उतना ही गर्म पानी उसमें डाल करके सेकता है, और जो भी उसको प्रॉब्लम था वो उसको करता है, लेकिन
अपनी वाइफ के लिए लेके गया रहता है, लेकिन वो उस समय फट जाता है, ठीक है ना। और उससे गर्म पानी से दूसरी प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम तो थी ही जिसको ठीक करने के लिए हमने वो खरीदा था, दूसरा प्रॉब्लम क्या, हमारा बर्न इंजरी हो जाता है, राइट। अब क्या होगा, वो जो इंजरी हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ और उसमें अगेन खर्चा हुआ, ये केमिस्ट से क्लेम किया जा सकता है, क्योंकि पर्पस बताया गया था। अगर वो उस टेम्परेचर को होल्ड नहीं कर सकता था तो उसको वो नहीं देना चाहिए था, राइट। उसको बता देना चाहिए था कि इससे थोड़ा कम टेम्परेचर का पानी इसमें डालना पड़ता है, ये नहीं होल्ड कर पाएगा, ये फट जाएगा, राइट। तो ये किसकी गलती हुई, केमिस्ट की गलती हुई, और ये फिटनेस ऑफ पर्पस को ब्रेक करता है, ब्रिज करता है। तो क्या हो गया, ये ब्रिज ऑफ इम्प्लाइड कंडीशंस। तो फिटनेस वाला, क्वालिटी वाला समझ में आ गया है। फिर कंडीशंस एज टू मर्केंटेबिलिटी। मर्केंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है, कोई चीज बेचने लायक होना चाहिए, बेचने के कंडीशन में होना चाहिए। स्पॉइल्ड है, आधा खराब हो गया लेकिन आप उसको बेच रहे हैं, एक्सपायरी हो गया लेकिन आप उसको बेच रहे हैं, तो वो मर्केंटेबल नहीं है, वो बेचने लायक रहा ही नहीं सामान, आप उसको बेच रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर आपने कोई स्पॉइल्ड ऑलरेडी खराब सामान बेचा है तो वो क्या हो सकता है, रिवोकेबल हो सकता है। अनदर इम्प्लाइड कंडीशन इज द गुड्स मस्ट बी मर्केंटेबल। अब मर्केंटेबल का मतलब क्या हुआ कि उसको जिस डिनोमिनेशन में आप बेच रहे हो, जिस डिस्क्रिप्शन के अंदर बेच रहे हो, वो उसमें बेचने लायक कंडीशन में होना चाहिए। अगर क्वालिटी ऑफ गुड्स जो भी है रीजनेबल, उस परफॉर्मेंस जिस पर्पस से लिया गया वो पर्पस को परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो प्रॉमिसेस पे नहीं बैठ रहा है, यानी वो मर्केंटेबल नहीं है। दिस मीन्स दैट इफ यू बाय अ वॉशिंग मशीन इट शुड एक्चुअली वर्क व्हेन यू गेट इट होम। समझ में आ गया, मर्केंटेबल है, वो ऑलरेडी खराब हो रखा है, ठीक है ना। अब आप उसको बेच रहे हैं तो क्या होगा कि वो इम्प्लाइड कंडीशन मर्केंटेबल नहीं है, बेचने लायक कंडीशन में नहीं था, आपने उसको बेच दिया, आप उसको वापस कर सकते हैं। अमीर बाइज अ ब्लैक यार्न फ्रॉम द लीफ। अब ब्लैक यार्न मतलब, यार्न मतलब ऊन, ठीक है ना, एंड फाइंड इट टू बी डैमेज्ड बाय व्हाइट एंट्स। पूरे उस ब्लैक यार्न को व्हाइट एंट मतलब दीमक ने खा गया है, ठीक है, पूरा टर्माइट उसको खा चुका है अंदर में। क्या हो गया, ये मर्केंटेबल नहीं था वो, लेकिन फिर भी आपने उसको बेच दिया, ठीक है, दैट कैन बी रिटर्न, ठीक है ना। द मर्केंटेबिलिटी का जो है वो ब्रेक हो गया है ना, मर्केंटेबिलिटी का जो केस था वो यहाँ पे ब्रेक हो गया और इसीलिए वो वापस किया जा सकता है। समझ में आया। इसमें एक और है केस, इंटरेस्टिंग है। सर्टेन स्किन्स ऑफ फेयर एवरेज क्वालिटी वेयर सोल्ड। सब कोई सामान बेचा गया जो क्या था, सर्टेन स्किन्स ऑफ फेयर एवरेज क्वालिटी वेयर सोल्ड। द एग्जामिनेशन बाय स्पेशलिस्ट डिड नॉट फाइंड एनी डिफेक्ट्स। कोई सामान था, सपोज करो कि कोई कॉस्मेटिक, कोई पाउडर, कोई क्रीम, ठीक है, जिसको हमने बेचा और बोला कि ये फेयर एवरेज क्वालिटी का है, उसको एग्जामिनेशन पे बाय स्पेशलिस्ट डिड नॉट फाइंड एनी डिफेक्ट, कोई डिफेक्ट उसमें नहीं पाया गया, ठीक है ना, उसको स्पेशलिस्ट ने टेस्ट किया और उसमें कोई डिफेक्ट नहीं पाया गया। बट व्हेन प्रोसीडेड डिफेक्ट्स वेर फाउंड व्हिच वर नॉट विजिबल इन ड्राई कंडीशन। लेकिन जब उसको यूज किया गया तो ड्राई कंडीशन में वो डिफेक्ट विजिबल नहीं था। इट वॉज हेल्ड दैट द डिफेक्ट्स बीइंग लैटेंट एंड द इम्प्लाइड कंडीशन वॉज ब्रोकन। कोई क्रीम दिया, ऐसे लगाया, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है ना, ड्राई कंडीशन में नहीं देखा गया, लेकिन जब हम उसको जिस समय अप्लाई करते हैं, नहा धो के अप्लाई करने का टाइम हो, उस समय डिफेक्ट उसमें पाया गया, लैटेंट था, उसको खरीदते समय हम नहीं चेक कर सकते थे, तो लैटेंट उसमें क्या था, क्वालिटी जो था वो उसका खराब हो गया था, वो मर्केंटेबल अब नहीं था, और इसलिए ये इसका ब्रिज हुआ, ठीक है ना, मर्केंटेबिलिटी ब्रिज हुआ। इवन इफ लैटेंट उसमें डिफेक्ट था, लेकिन इट ब्रिचेस द मर्केंटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, और इसीलिए हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ये भी केस है, ठीक है। क्या हो गया, ज्यादा हो गया, क्या समझ में आ रहा है? मेरा मन कर रहा है कि मैं खत्म ही कर दूं इसको, जल्दी बोलो। हाँ, मर्केंटेबिलिटी मतलब कोई सामान जब बेचने लायक अब नहीं रहा, एक्सपायर हो चुका है, खराब हो चुका है, और ये जैसे कि हमने बोला कि किसी ने ब्लैक यार्न खरीदा, जाके सेलर से बोला कि मुझे काला ऊन चाहिए, ठीक है, आपको बहुत सारा चाहिए, आप ले गए, लेकिन बाद में आपको घर जाके पता चला कि सब काले ऊन को दीमक ऑलरेडी खा चुकी है। आप वो वापस कर सकते हैं क्योंकि वो अब यूजेबल नहीं है, आपने वो जिस पर्पस से खरीदा था उस पर्पस के लायक वो नहीं है, तो उसकी मर्केंटेबिलिटी खत्म हो चुकी है। हेलो ना, क्लास में
4 बजे 4 बजे। ठीक 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 है। नाउ इम्प्लाइड कंडीशंस एज टू होलसमनेस। होलसमनेस का मतलब क्या होता है ये पहले बताओ। वर्केटेबिलिटी समझ में आया? ठीक है। होलसमनेस, होलसम का मतलब होलसम, सैल्यूबरस, होलसम, फायदेमंद, जो हमारे सेहत के लिए होलसम है, ठीक है ना, हेल्दी है वो चीज। तो अगर खाने पीने की कोई चीज है, फूड आर्टिकल्स है, तो वहां पे ये होलसमनेस वाला अप्लाई होगा, क्योंकि वो आपके लिए अगर वो अच्छा ठीक है वो हेल्दी है कि नहीं ये डजंट मैटर, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में अगर आप बोलते हो कि हेल्दी है तो वो हेल्दी होना चाहिए, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में आपने ऑलरेडी बोल दिया इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है ना, गुटखा खाना सेहत के लिए हानिकारक है, तब भी कोई खरीद रहा है तो उसकी मर्जी, क्योंकि आपने अपना डिस्क्रिप्शन बोल दिया, राइट। वो जरूरी है, वो मिस नहीं रहना चाहिए, फिर आप पे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा सेहत को। लेकिन वो लिखा है, डिस्क्रिप्शन पे लिखा है तो भी आप ले रहे हैं, तो यू आर बाइंग एट योर ओन रिस्क, राइट। होलसमनेस का मतलब है कि कोई फूड स्टफ से, कोई खाने पीने का चीज है, तो ये इंप्लाइड होता है उसपे कि वो कंज्यूमेबल होना चाहिए। उसको कंज्यूम करने के बाद आपको उल्टी ना होने लगे, आपका पेट ना खराब हो जाए, आपको लूज मोशन ना हो जाए, आपको कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए, राइट। वो होलसम नहीं होगा। तो अगर कोई एक्सपायरी हो चुका है कोई सामान, ठीक है ना, तो भी हमने उसको रिपैकेजिंग करके बेच दिया, तो क्या हो गया? होलसम नहीं था वो चीज, नुकसान कर सकता था किसी आदमी को, और आपने वो सामान बेचा, तो ये क्या हो गया? ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशंस एज टू होलसमनेस। देखो यहाँ पे भी एक केस है। F bought a tin of condensed milk from A, the chemist. Milk contained typhoid germs, ठीक है ना, वो पुराना हो चुका है, उसमें टाइफाइड जर्म्स आ गए हैं, पनप गए हैं। F, अब इसकी भी वाइफ ही है, F's wife became infected and died, ठीक है। A was liable for damages because the milk was not fit for the human consumption। अब यहाँ पे क्या है ना कि हम क्या ही ये इस केस में क्या ही हम पूरा का पूरा कैंसिल कर सकते, सामान तो कंज्यूम कर लिया, और कंज्यूम करने का कंसिक्वेंटली जो जिसने कंज्यूम किया वो डाइड, ठीक है ना, तो हम आपसे क्या ही अब रिवोक कर सकते हैं, तो सामान नहीं है। मैंने भी इसीलिए कहा था कि इम्प्लाइड कंडीशंस के ब्रीच होने पर इवन इफ सामान नहीं आप कंज्यूम कर चुके और आपको इसका बीमार हो गए या नहीं है या कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, स्यू कर सकते हो आप उसको, ठीक है ना। पैसा तो ले ही सकते हो, खैर ये तो बहुत बड़ा नुकसान है, पैसा तो आप ले ही सकते हो, साथ में आप उसको स्यू भी कर सकते हो गलत सामान बेचने के लिए, राइट। तो ये जो फूड आर्टिकल्स होते हैं उसमें थोड़ा ज्यादा सावधानी होता है कि होलसम होना चाहिए, क्योंकि दूध, पनीर, जो भी चीजें हैं वो दैट कम्स विद सर्टेन एक्सपायरी डेट, और अगर वो एक्सपायर हो गया तो नहीं बेचिए, राइट। एंड अब लास्ट करें या छोड़ दें? चलो मेरे ख्याल से 2 बच गया है, इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना। मैंने 8 बताया था, हम लोगों ने 6 खत्म कर लिया, अब नेक्स्ट क्लास में इतना याद रहेगा। 2 ही बचा, कर दो। देखो दिक्कत ये है कि 2 कर दूंगी, लेकिन आपको 2 ये याद रहना चाहिए, करें? ठीक।